Hmm. Hello and welcome students to our online classes. We are going to discuss here house property. What are the basic concepts and what are the things we are going to learn in this chapter. Guys, दो फॉर्मेट लर्न करना है पहले तो, और फिर फॉर्मेट के अंदर में कुछ चीजों को कैलकुलेट करने का प्रोसेस लर्न करना है. दो ही लॉजिक है, कुछ फॉर्मेट याद करना है दो, और उन फॉर्मेट के अंदर में कुछ चीजों को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो लर्न करना है. पहला फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. मतलब अगर हम कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे लगा रहे हैं या भाड़े पे नहीं लगा रहे, न खुद यूज कर रहे हैं, खाली पड़ा है, तो उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा. क्या अगर भाड़े पे लगाते तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स, तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू लेस. दो डिडक्शन मिलती है हमें गवर्नमेंट की तरफ से. एक, ये जो एनईबी आया उसका 30% जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन. दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये घर बनाने के लिए अगर हमने पैसा उधार लिया है और उसका ब्याज चुका रहे हैं तो उसकी छूट भी मिलेगी. तो जीएबी लेस म्युनिसिपल टैक्स तो आएगा एनएबी. उस एनएबी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24A में, और सेक्शन 24B में फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का छूट मिलेगी. ये दोनों छूट माइनस करें तो अगर पॉजिटिव फिगर आए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेगेटिव फिगर आए तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये अगर हम घर भाड़े पे लगा रहे हैं तो, या मान लेते हैं घर भाड़े पे लगा रहे हैं तो, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे हम लोग. अब अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, हम खुद रह रहे हैं इसमें, तो ये पूरा पार्ट गायब हो जाएगा. सम्स यहीं से चालू होगा एनएबी से, और एनएबी होगा नील, क्योंकि कोई भाड़ा आया ही नहीं, कोई कमाई हुई नहीं, तो कमाई होगी नील. नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा नील. तो अगर ये एनएबी नील होगा तो इसका 30% भी नील होगा, तो इसको भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है. हम सीधा सीधी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करेंगे. हाँ, ये छूट मिलेगी, यानी मेरा हर हाल में लॉस आएगा. सेल्फ ऑक्युपाइड घर में हर हाल में लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो अगर फुल फ्लेजेड सम्स है जिसमें लेट आउट है घर भाड़े पे है, या डीम टू बी लेट आउट है घर, तो जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्स तो एनएबी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो आएगा इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लेकिन यही अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर है तो एनएबी नील लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी फिगर होगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, लॉस आएगा ऑलवेज, क्योंकि जीरो में से कुछ भी माइनस होगा तो नेगेटिव फिगर ही आएगा. अब सर ये तो हो गया दो फॉर्मेट, ये सॉल्व कैसे करेंगे. गाइस, ये सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, या तीन चीजों का कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा. एक, जीएबी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे. दो, म्युनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे. तीन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे. क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, 30% ऑफ एनएबी. अगर ये दोनों बताओ, ये निकल जाएगा तो ये भी निकल ही जाएगा. तो ये यानी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये यानी म्युनिसिपल टैक्स ऑन एनएबी, और ये जीएबी. तीन चीजें हमें सीखनी है. गाइस, उसके पहले मैं दो बातें और करना चाहूंगा. एक, कुछ कैटेगरीज हाउस प्रॉपर्टी की, मतलब घर कैसे कैसे इस चैप्टर में डील होगा. या तो हम घर भाड़े पे लगाएंगे मतलब लेट आउट, या हम घर में खुद रह रहे हैं मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड. प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्युपाइड, मैं किसी और घर में रह रहा हूं, मेरी एक प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी है, मतलब प्रॉपर्टी एक्चुअली में भाड़े पे नहीं लगी है, वो एग्जम्प्टेड रहेगी. एक प्रॉपर्टी तक एग्जम्प्टेड होती है. डीम टू बी लेट आउट मतलब मान लेंगे घर भाड़े पे लगा है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड. घर का एक हिस्सा भाड़े में दिया हुआ, एक हिस्सा खुद यूज कर रहे हैं, या कुछ टाइम के लिए भाड़े में दिया, कुछ टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब एरिया वाइज या टाइम वाइज. पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, एरिया वाइज या टाइम वाइज, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड. रिकवरी ऑफ अर्लियर रेंट या अनरियलाइज्ड, ये भी एक टॉपिक होगा लास्ट में पढ़ने के लिए, कि अगर पुराना भाड़ा जो बाकी रह गया था नहीं मिल पाया, अब अचानक मिल जाए, कोई और ईयर का भाड़ा अब अचानक मिल जाए, तो कैसे उस पर सम्स होगा. इसके अलावा गाइस थ्योरेटिकल चीजें जो आपको याद रखनी है. कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जो एग्जम्प्टेड है, कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे टैक्स नहीं लगता. कौन कौन सी है. वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर,
राजा महाराजाओं के टाइम में क्या हुआ था ना, जब गवर्नमेंट ने ये राजा महाराजा का कंसेप्ट इंडिया में खत्म किया था और गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, तो राजाओं ने कहा था ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा था नहीं, आप एक महल में रहिए और एक महल आपको हम छूट दे देंगे, 2 महल तक आपको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो 1 पैलेस ऑफ ए रूलर, एक पैलेस छूट है। एचपी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, HP income of science and sports association, hospitals, political parties, trade unions, charitable organization। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमा रही है, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई साइंस एसोसिएशन, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन, हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको गवर्नमेंट ने कहा आपकी इनकम एग्जम्प्टेड है। तो एक्स रूलर अगर एक पैलेस से कुछ कमा रहा हो उसको एग्जम्पशन कर दिया, ये लोग अगर कुछ कमा रहे हैं एग्जम्प्टेड कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए घर को यूज कर रहे हो तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, उस घर से आप कुछ कमा रहे हो बिजनेस या प्रोफेशन की तरह। अपना ऑफिस बना लियो, अब बिजनेस इनकम जो आ रहा है, उल्टा ये ऑफिस आपका रेंट के उसमें आपको एग्जम्प्टेड मिलेगा वहां पीजीबीपी में, लेकिन यहाँ आपको टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। घर प्रॉपर्ली भाड़े पे लगाओ तभी टैक्स है। तो गाइस ये एग्जम्प्टेड क्राइटेरिया, ये है कैटेगरीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये वो 3 बातें जो हमें सीखनी है इन 2 फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए। ये 3 बातें, ये कुछ कैटेगरीज के अंडर में हमें सीखनी है ताकि ये 2 फॉर्मेट को हम यूज कर सके। तो आइए पहले सीखते हैं जीएबी कैसे कैलकुलेट होगा, फिर बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल का, लास्ट में म्युनिसिपल टैक्स का, और उसके बाद ये वाला पॉइंट रिकवरी ऑफ एरियर रेंट। Yes students, now we are going to learn calculation of gross annual value। वो जो पहला आइटम है आपके फॉर्मेट का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो कैसे कैलकुलेट होगा। गाइस इसके लिए आपको 4 चीजें पता होनी जरूरी है। हम लोग पहले सीख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। सर क्यों आप लेट आउट का बात कर रहे हैं केवल, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट में थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाएगा, उसके बाद में करेंगे जब उसका फॉर्मेट पे आएंगे। पहले ये बात ध्यान रख लीजिए, भाड़े में प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसका जीएबी कैसे निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो पहला आइटम कैसे निकलेगा। गाइस जीएबी निकालने के लिए हमको ये 4 चीजों की जरूरत है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। पहला है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। देखो जीएबी निकालने के लिए जीएमवी चाहिए, जीएबी निकालने के लिए जीएमवी चाहिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, उस एरिया में क्या भाड़ा होगा ये म्युनिसिपलिटी बता रही है। म्युनिसिपलिटी एक फिगर बताती है इस एरिया में ये भाड़ा होना चाहिए, वो भाड़ा फेयर रेंट या नेशनल रेंट, एफआर, फेयर रेंट या नेशनल रेंट भी उसको बोलते हैं। मतलब एज्यूम क्या भाड़ा चल रहा है, पब्लिक से पता करो उस एरिया में अप्रोक्सीमेटली क्या भाड़ा एक्चुअली में लिया जा रहा है या लेना चाहिए, वो हो गया फेयर रेंट। तीसरा आइटम है स्टैंडर्ड रेंट। एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट बोल के एक डिपार्टमेंट है, वो एक हाईएस्ट भाड़ा सेट कर देता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। और चौथा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, आपको कितना भाड़ा मिल रहा है या मिलना चाहिए पूरे साल का। रिसीवेबल है मतलब कितना मिलना चाहिए फुल ईयर का, आपको कितना भाड़ा फुल ईयर का मिलना चाहिए, एआरआर जिसको बोलते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो गाइस 4 वर्ड है, जीएमवी, एफआर, एसआर, एआरआर। अब इनका यूज सीखेंगे। स्टूडेंट अपने को 4 सिचुएशन दिए जा सकते हैं। पहला सिचुएशन जहां पे न तो कोई भाड़ा बाकी है पूरे साल का, न घर खाली रहा पूरे साल, नो अनरियलाइज्ड रेंट, नो वैकेंसी, नो यूआर, नो वैकेंसी, नो यूआर, नो वैकेंसी। यूआर मतलब अनरियलाइज्ड रेंट, कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, कोई घर खाली भी नहीं था, मतलब पूरे साल घर भाड़े पे रहा और पूरा साल का भाड़ा मिल भी गया। सेकेंड सिचुएशन होगी अनरियलाइज्ड रेंट बट नो वैकेंसी, घर भाड़े पे तो घर का भाड़ा मिला तो नहीं कुछ, लेकिन घर खाली कभी नहीं था। एक किराएदार था, वो रह रहा था, 12 महीने रहा, 9 महीने के भाड़ा दिया, 10 महीने के भाड़ा दिया, मतलब 2 महीने का भाड़ा तो मिलना बाकी है उससे, लेकिन घर खाली नहीं रहा, घर पूरे टाइम भरती रहा, पूरे टाइम भाड़े पे रहा। थर्ड सिचुएशन होगा वैकेंसी तो है लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, मतलब घर खाली तो रहा 2-1 महीने, लेकिन जितने महीने भी रहा उतने महीने का भाड़ा मिल गया, कोई भाड़ा बाकी नहीं। और चौथा केस होगा इन दोनों का कॉम्बो, इन दोनों का कॉम्बो, मतलब अनरियलाइज्ड भी रहा
और कुछ महीना तो घर खाली भी रहा, मतलब 12 महीने में से 10 महीने घर ऑक्युपाइड रहा, किराएदार रहा, उसमें 2 महीना घर खाली रहा, उस 10 में से जो 9 महीने के भाड़ा दे के गया, 1 महीने का भाड़ा भी बाकी रहेगा। मतलब दोनों सिचुएशन आ गई है, अनरियलाइज रेंट भी पड़ा है और कुछ महीने तो घर खाली भी रहा। तो ये 4 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन की बात करते हैं, इसी में मेन है, बाकी तो आपको केवल एक एक चेंज करना है, आपका काम हो गया। अगर घर पूरा 12 महीने भाड़े पे रहा और पूरा 12 महीने का भाड़ा वसूल भी हो गया, मतलब नो अनरियलाइज रेंट, नो वैकेंसी, तो फॉर्मेट क्या होगा? हमें सबसे पहले निकालना होगा RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये कैसे निकलेगा सर? सिंपल है, आपको GMV पता रहेगी, आपको फेयर रेंट पता रहेगी। पहला दोनों आइटम के बीच में आप कंपैरिजन करोगे, GMV और फेयर रेंट के बीच में कंपैरिजन करोगे, विचएवर इज हायर आपका RER हो जाएगा, विचएवर इज हायर आपका RER हो जाएगा। स्टेप 2 में आप आओ, RER जो मतलब ये पहला स्टेप का आंसर आया है, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर आपका स्टेप 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टेप 1 GMV और FR, ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विचएवर इज हायर हम ले लेंगे, उसको हम बोलेंगे RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब इतना रेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रीजनेबली। स्टेप 2 में हम उसको रेंट कंट्रोल के डिपार्टमेंट से कंपेयर करेंगे, यानी SR से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट बोल के डिपार्टमेंट है, तो उससे कंपेयर करेंगे, उसका भी फिगर पता रहेगा हमें, विचएवर इज लोअर ले लेंगे। और स्टेप 3 में इस स्टेप 2 का आंसर आया है, उसको आपका एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है साल भर का, उससे कंपेयर करेंगे, यानी स्टेप 2 और ARR से कंपेयर करेंगे, और विचएवर इज हायर जो होगा वही मेरा अल्टीमेटली GAV हो जाएगा। तो GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, निकालने का तरीका, पहले GMV और FR को कंपेयर करो, विचएवर इज हायर RER कहलाएगा, उस RER को SR से कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर स्टेप 2 का आंसर होगा, उसको भी RER ही बोलेंगे। स्टेप 2 का आंसर आ रहा है वो RER ही अल्टीमेटली, एक्चुअली में दोनों को मिला के RER निकलता है, लेकिन मैंने आपको ब्रेकअप में सिखाया है, एक्चुअली में दोनों को मिला के RER निकलता है, लेकिन मैंने आपको ब्रेकअप में सिखाया ताकि आपको याद रहे चीजें। तो GMV और FR को कंपेयर करेंगे, विचएवर इज हायर ले लेंगे, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विचएवर इज लोअर ले लेंगे, उसको बोलेंगे RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और उसको कंपेयर करेंगे हम स्टेप 3 ARR से, विचएवर इज हायर मेरा GAV हो जाएगा। अब आते हैं सिचुएशन 2 पे, अनरियलाइज्ड रेंट बट नो वैकेंसी। कुछ भाड़ा मिला तो नहीं, लेकिन घर कभी खाली नहीं रहा, घर 12 महीना का 12 महीना ऑक्युपाइड रहा किराएदार से, किराएदार रहा, उसमें रेंट पे रहा मेरा प्रॉपर्टी, हाँ कुछ महीने का भाड़ा वो नहीं देकर गया, तब क्या होगा? स्टेप 1 सेम, मतलब GMV और FR कंपेयर करो, विचएवर इज हायर ले लो। स्टेप 2 सेम, मतलब जो आंसर आया उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो और लोअर ले लो, इसको बोलेंगे RER, इसको बोलेंगे RER। अब जो RER आया उसको किससे कंपेयर करते हैं? ARR से, लेकिन यहां एक काम एक्स्ट्रा कर लेंगे, पहले ARR में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। मतलब फोर्थ स्टेप मेरा, थर्ड स्टेप मेरा क्या हो जाएगा? ARR माइनस UR, जो अनरियलाइज्ड रेंट है क्वेश्चन में गिवन, वो माइनस करेंगे। अब उसको कंपेयर करेंगे हम स्टेप 2 के आंसर से, उसको कंपेयर करेंगे हम स्टेप 2 के आंसर से। जिसको हम RER भी बोल सकते हैं। हमने कहा स्टेप 2 से जो निकलता है वही मेरा RER है, स्टेप 2 से जो निकलता है मेरा वही RER है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको आप बोल दो चलो स्टेप 1 और ऐसा जो आएगा वो मेरा होगा RER। हम ऐसे कर लेते चलो, तो RER को अब ARR माइनस UR से कंपेयर कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, जो फिगर आया उसको स्टेप 2 के आंसर से, यानी वो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके जो लोअर आया उससे कंपेयर कर रहे हैं, और विचएवर इज हायर मेरा आंसर होता है। स्टेप 3 में आते हैं, जहां पे वैकेंसी तो है लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है, गाइस यहां बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसको ठीक से सुनिएगा, समझिएगा। स्टेप 1 सेम है, मतलब GMV और FR को कंपेयर करो, विचएवर इज हायर ले लो। स्टेप 2 सेम है, स्टेप 1 का जो आंसर आया उसको SR से कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर ले लो, यानी यहां तक मेरा RER निकल गया, यहां तक मेरा RER निकल गया, यहां तक मेरा RER निकल गया।
स्टेप 2 सॉल्व हो गया मेरा। स्टेप 2 तक सेम है गाइस, तीनों मेथड में स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है। जीएमबी और एफआर को कंपेयर करो, व्हिचएवर इज हायर ले लो, जो आंसर है उसको एसआर से कंपेयर करो, व्हिचएवर इज लोअर ले लो। जीएमबी और एफआर को कंपेयर करो, व्हिचएवर इज हायर ले लो, जो आंसर आए उसको एसआर से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड रेंज से, व्हिचएवर इज लोअर ले लो। ये आपका आरईआर आ गया। स्टेप 2 तक मेरा आरईआर आ गया। अब झमेला सारा स्टेप 3 में ही है। यहाँ पे सिंपल हम एआरआर से कंपेयर कर लिए थे स्टेप 2 के आंसर को और आंसर आ गया। यहाँ पे एआरआर में से आंसर माइनस करके कंपेयर किए थे। यहाँ क्या होगा, अब आते हैं मजेदार चीज गाइस, वैकेंसी के कारण अगर मेरा भाड़ा साल भर का कम आ रहा है, ड्यू टू वैकेंसी, इफ माई एआरआर इज लोअर इन कंपैरिजन टू आरईआर, दैट इज स्टेप 2 आंसर, तो एआरआर मेरा आंसर होगा जीएबी का। यानी हम एआरआर से पहले वैकेंसी माइनस करेंगे, रफ में एआरआर से वैकेंसी माइनस करेंगे और उसको आरईआर से कंपेयर करेंगे। अगर ये वैकेंसी नहीं होता तो क्या मेरा एआरआर बड़ा होता? अगर हाँ तो हम एआरआर को अपने जीएबी मानेंगे, अगर ना तो आरईआर को जीएबी मानेंगे। मेरा बात वापस सुनना, अगर ये वैकेंसी नहीं होता तो क्या मेरा एआरआर आरईआर से बड़ा होता? मतलब वैकेंसी माइनस किए बिना अगर मेरा एआरआर आरईआर से बड़ा होता तो मेरा एआरआर माइनस, ठीक से देखना, वैकेंसी इज माई जीएबी, एआरआर माइनस वैकेंसी इज माई जीएबी। इफ विदाउट डिडक्टिंग वैकेंसी माई एआरआर इज हायर, बिना वैकेंसी माइनस किए अगर मेरा एआरआर बड़ा आ रहा है आरईआर के कंपैरिजन में, तो हम एआरआर माइनस वैकेंसी करके जो आंसर आएगा उसको अपना जीएबी मान लेंगे। वैकेंसी माइनस करने के बाद तो एआरआर छोटा आ ही रहा था, बट क्या माइनस किए बिना बड़ा आता? अगर हाँ तो ये आंसर होगा, अगर ना तो आरईआर आंसर होगा। इसको लोग सम्स में बेटर वे में देखेंगे। तो गाइस ये था सिचुएशन 4, कॉम्बो 4 तो इन दोनों का कॉम्बो होगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। सर क्लास एग्जाम में ये जीएमबी का जो झमेला है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, क्या ये झमेला स्ट्रेट फॉरवर्ड देगा कि उसमें भी कुछ ट्विस्ट देगा? गाइस यहाँ एक ट्विस्ट देगा। क्वेश्चन आपको दे सकता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एग्जैक्टली दे दिया, आपका काम ही खत्म। क्वेश्चन आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया या क्वेश्चन आपको नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया। मतलब क्वेश्चन अगर आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे या नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे तो पहले उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे या नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे तो आपको उसको पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, अगर आपका घर जो है वो मेट्रो सिटी में है जो आपने भाड़े पे दिया, तो इफ इन मेट्रो सिटी हमको जीएमबी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो जीएमबी एनएमबी सेम होता है। अगर ये नॉन मेट्रो सिटी है तो जीएमबी एनएमबी सेम होता है। अगर ये मेट्रो सिटी है तो जीएमबी एनएमबी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर म्युनिसिपल वैल्यू दे या क्वेश्चन अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे तो हमको उसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फॉर्मूला ये, एनएमबी इक्वल्स टू जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। एनएमबी इक्वल्स टू जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। मतलब आप बोल सकते हैं एनएमबी इक्वल्स टू 90% ऑफ जीएमबी, क्योंकि जीएमबी अपने आप में लिखा मतलब 100% है, 100 में से 10 माइनस करेंगे। जीएमबी अपने आप में 100% है, जब खाली जीएमबी लिखा है तो फिर बोला माइनस 10% ऑफ जीएमबी, मतलब 100 माइनस 10 यानी 90% ऑफ जीएमबी। तो एनएमबी इक्वल्स टू 90% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। तो इसमें जीएमबी गायब होगा, एनएमबी दिया हुआ होगा, या म्युनिसिपल वैल्यू दिया तो उसको भी एनएमबी मान लेना। खाली म्युनिसिपल वैल्यू बोले वो भी इक्वल टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू ही है। खाली म्युनिसिपल वैल्यू बोले ना ग्रॉस बोले ना नेट बोले, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू म्युनिसिपल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो हमको नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 90% ऑफ जीएमबी, और ये सीवरेज एंड वाटर टैक्स क्वेश्चन में दे देगा। ये 90% ऑफ जीएमबी गायब है, तो ये तो सॉल्व कर लेंगे तो जीएमबी आ जाएगा। तो मेरे को जीएमबी चाहिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालेंगे। सर एनएमबी क्यों चाहिए आपको? म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए हमेशा एनएमबी लगेगा, ये बात अपने दिमाग में स्टिक कर लीजिए। म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए हमेशा एनएमबी चाहिएगा। मतलब एग्जाम में अगर जीएमबी दे दे सर
और बोले म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करो तो पहले एनएमवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, पहले आपको एनएमवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप एनएमवी, अगर आपको जीएमवी दे दिया तो आपको इसी फॉर्मूला को यूज करके एनएमवी निकालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स हमेशा एनएमवी पे होता है और ये कैलकुलेशन जीएवी का हमेशा जीएमवी पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था गाइस कैसे कैलकुलेशन होगा। अब आते हैं कुछ अदर पार्ट्स के ऊपर, वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, अगर प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेटेड तो क्या होगा, उनकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट अब बाकी चीजों का बात करते हैं। हमने बात कर ली है जीएवी कैसे मिलेगा। सेकंड आइटम क्या अपने फॉर्मेट का म्युनिसिपल टैक्स, उसको निकालने का कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, आपको परसेंटेज दिया रहेगा। अगर आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया तो उसको नेट म्युनिसिपल बना लेना, और अगर नेट म्युनिसिपल दिया तो चिंता नहीं है, मतलब नेट म्युनिसिपल वैल्यू का जो परसेंटेज दिया है मल्टीप्लाई करना और फिगर पुट कर देना, तो ऑलवेज ऑन एनएमवी होगा, पहला बात। दूसरा बात, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी एक्चुअली पेड। अगर म्युनिसिपल टैक्स जमा नहीं किया तो डिडक्शन नहीं ले सकते, जमा किए तो छूट मिलेगा, और पेमेंट भी आप खुद किए, आपका भारतीय आपका टेनेंट नहीं किया, आपका किराएदार पेमेंट नहीं किए, आप पेमेंट किए, तो मस्ट बी एक्चुअली पेड बाय एसएससी हिमसेल्फ। एक तो एक्चुअल पेमेंट होना जरूरी है, दूसरा बात एसएससी खुद पे करे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन गायब है, क्वेश्चन में आपको दे जब तक जमा नहीं हुआ है आप छूट नहीं ले सकते। क्वेश्चन में आपको बोले आपका किराएदार दे दिया है, आप नहीं दियो, तो जितना पार्ट अगर आप दियो उतना का छूट मिलेगा। अगर 1000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स है, 800 आप दियो, किराएदार 200 दिए, आपको 800 का छूट मिलेगा, मतलब एक्चुअली पेड होना चाहिए, वो भी आपके द्वारा। हाँ, अगर कोई और ईयर का आप पेमेंट करो छूट ले लो, जिस ईयर म्युनिसिपल टैक्स जमा करो उस ईयर डिडक्शन ले लो, मतलब जिस ईयर म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट जितना हुआ है आपके द्वारा वही छूट मिलेगा। कोई और ईयर का है अभी पेमेंट किया ले लो छूट, करेंट ईयर का अभी पेमेंट किया ले लो छूट, करेंट ईयर का बाद में पेमेंट कर रहे हैं छूट नहीं मिलेगा, करेंट ईयर में बाद वाले ईयर में ले लेना छूट मिलेगा आपको, बट जिस ईयर में एक्चुअली पेमेंट हुआ है एसएससी के द्वारा। अगर परसेंटेज दे तो हमेशा एनएमवी का निकालना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डिडक्शंस। गाइस हमने फॉर्मेट का जीएवी पढ़ लिया, हमने फॉर्मेट का म्युनिसिपल टैक्स पढ़ लिया, क्या निकल कर आएगा, एनएमवी, नेट म्युनिसिपल वैल्यू आ गई, एनएवी सॉरी एनएवी आ गया, एनएवी आ गया, एनएवी आ गया मेरा सॉल्व हो गया। पहला डिडक्शन क्या है सेक्शन 24A का 30% ऑफ एनएवी, सिंपल है, पहला डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नंबर निकल गया नंबर 1 24 सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएवी, जो एनएवी का फिगर उसका 30% निकाल के छूट ले लो। एक और छूट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। गाइस इसी में पूरा कहानी है, इसी में पूरा स्टोरी है, यही मेजर पार्ट है इस सब में, जहां गलतियां होगी क्या है सही है। देखो आपने घर भाड़े पे लिया आज, इसको कंस्ट्रक्शन करोगे अगले 5 साल 7 साल 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, आपके ऊपर है। तो कुछ इंटरेस्ट आप उस पीरियड का चुका रहे हो जब घर बना नहीं, बनने के बाद भी जरूरी नहीं है ना हम पूरा एक बार में पैसा चुका दिए, हम तोड़ तोड़ के पैसा चुका रहे हैं, हम धीरे धीरे पैसा चुका रहे हैं, बनने के बाद भी रहने लग गए और धीरे धीरे करके ब्याज चुका रहे, तो हमें छूट मिलेगी, यस मिलेगी, इंटरेस्ट की छूट। तो 2 पीरियड में बांट दिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। सपोज मैंने 1/4/2000 को लोन लिया, 1/4/2000 को लोन लिया, 1/4/2000 को मैंने लोन लिया और घर बनाना चालू किया, 3 साल में घर बना, ये 3 साल मेरा कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पीरियड का जो ब्याज चुका है ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज है, छूट अब मिलेगा, जिस साल ब्याज चुका है छूट उस साल नहीं मिलेगा, छूट मिलेगी घर बनने के बाद। अब मैं ब्याज चुकाता जा रहा था, अब छूट क्लेम करूंगा, प्लस अब मैं करेंट ईयर का जो ब्याज चुका रहा हूं उसकी भी छूट क्लेम करूंगा, मतलब मुझे 2 अमाउंट का छूट मिलेगा करेंट ईयर, एक जो मैं करंट ईयर का ब्याज चुका रहा हूं पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद, एक जो मैं उस पीरियड का ब्याज चुका रहा हूं जब घर बन रहा था।
इसमें दो बातें सीखने लायक है। गाइस फॉर्मूला बहुत सिंपल होगा, अमाउंट इनटू इंटरेस्ट इनटू पीरियड। सिंपल होगा फॉर्मूला एकदम। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला आता है, अमाउंट इनटू रेट इनटू पीरियड, बचपन से सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा लॉजिक वही। लेकिन इसमें दो बातें याद रखने लायक है। सर प्री पीरियड कितना को माने, प्री पीरियड कितना को माने? तो देखो स्टार्टिंग फ्रॉम डे ऑफ कंस्ट्रक्शन और लोन टेकन व्हिचएवर इज लेटर। अगर लोन बाद में लिया, घर बनना पहले से चल हो गया था, तो जिस दिन से लोन लिया वहां से ब्याज चुका दो। अगर लोन पहले ले लिया था लेकिन घर बनना यहां से चालू है, तो छूट घर बनने की डेट से मिलेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन और लोन टेकन व्हिचएवर इज अर्लियर, यहां से चालू होगा प्री पीरियड। प्री पीरियड मानेंगे कब तक? 31 मार्च प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन। जिस ईयर घर कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले वाला मार्च, जिस ईयर घर कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले वाला मार्च। अगर 30 जून 2004 को घर कंप्लीट हो रहा है, मैंने 1 अप्रैल 2000 को लोन लिया था, 30 जून 2004 को घर कंप्लीट हो रहा है, तो 31 मार्च 2004 तक को मैं प्री पीरियड में, मतलब जिस ईयर घर कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले वाला मार्च, जिस ईयर घर कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले वाला मार्च मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, और उसके ठीक बाद वाला पीरियड मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेरा घर 31/3/2004 को कंप्लीट होता, 31 मार्च 2004 को घर कंप्लीट हुआ, तो मैं 31 मार्च 2003 को एंड पीरियड मान लूंगा, प्री कंस्ट्रक्शन का एंड पीरियड मान लूंगा। मैंने क्या कहा था? जिस दिन घर कंप्लीट हो रहा है उसके ठीक पहले वाला मार्च। तो अगर 30 जून को घर कंप्लीट हो रहा है तो 31 मार्च मेरा है, लेकिन अगर 31 मार्च को घर कंप्लीट हो रहा है तो पहले वाला 31 मार्च। तो जिस दिन से लोन लिया या घर बनना चालू हुआ से लेकर जिस ईयर घर कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च, ये पीरियड मेरा प्री पीरियड होगा। हम इस पूरे पीरियड का ब्याज कैलकुलेट करेंगे कि हमने टोटल कितना ब्याज चुका है इस पूरे पीरियड। अब करंट ईयर में छूट कितना मिलेगा? क्या पूरा अमाउंट एक बार में छूट ले लें? सेकंड क्वेश्चन है कितनी अमाउंट का छूट मिलेगा इस साल? पूरा अमाउंट का मिलेगा। जिस दिन वो घर कंप्लीट हो गया वहां से हर साल थोड़ा थोड़ा छूट मिलेगा प्री पीरियड का, वहां से हर साल थोड़ा थोड़ा छूट मिलेगा प्री पीरियड का, यानी 5 साल तक आपको छूट मिलेगी। 5 साल तक घर कंप्लीट हो गया 4 में, तो 4 5 5 6 6 7 7 8 8 में 5 साल तक ये अमाउंट टुकड़ा टुकड़ा में छूट मिलेगी। तो टोटल ब्याज कैलकुलेट कर लीजिए 2000 से लेकर 2004 तक का। मेरे एग्जांपल में 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 तक का कैलकुलेट कर लीजिए अपना ब्याज, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। जो फिगर आएगा 4 5 में 5 6 में 6 7 में 7 8 में 8 9 छूट दे दीजिए। अब आप देख लीजिए आपका करंट ईयर, आपका प्रीवियस ईयर उस ईयर में फॉल कर रहा है तो छूट ले लीजिए, अगर वो बीत चुका तो छूट नहीं मिलेगा। अब करंट ईयर यानी जो मेरा प्रीवियस ईयर है, एज पर इनकम टैक्स जो मेरा प्रीवियस ईयर है उसमें भी अगर मैं ब्याज चुका रहा हूं तो वो ब्याज पर पूरा छूट मिलेगा। यानी मुझे मेरे करंट प्रीवियस ईयर में 2 छूट मिलेगी, एक प्री पीरियड की अगर मेरा करंट प्रीवियस ईयर उस 5 साल के दायरे में आ रहा है तो, प्लस करंट ईयर का ब्याज। सम्स में इसमें और डिटेल बात करेंगे। ये पूरा का पूरा मुझे इंटरेस्ट बोल के डिडक्शन मिल जाएगा। तो गाइस ये है मेरा डिडक्शन पार्ट। एक इसमें नई बात आती है, अगर ये घर मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज करना है तो जितना ब्याज चुका रहे पूरा छूट मिलेगा। यहाँ जितना ब्याज चुका रहे पूरी छूट मिल रही है, पर यहाँ नहीं। अगर ये मेरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो मुझे पूरी छूट नहीं मिल सकती। सर कितनी छूट मिलेगी? आज मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख या फिर 30,000। सर 2 लाख कब और 30,000 कब? मैक्सिमम अमाउंट। अगर आपने ब्याज 25,000 का है तो 25,000 छूट मिलेगा, लेकिन अगर आपने 25,000 से ज्यादा चुका है तो मैक्सिमम 2 लाख या 30,000। 2 लाख कब? अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको 2 लाख तक छूट मिल सकती है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिस होती है तो आपको हाईएस्ट 30,000 का छूट मिलेगा। सर 3 कंडीशन क्या है? एक, घर बनना चालू होना चाहिए 1/4/99 के बाद, मतलब 1/4/99 के बाद का पीरियड है तो आपको 2 लाख छूट मिल सकती है। 2, घर 5 साल में बन के रेडी हो जाना चाहिए। और 3, आपका लैंडलॉर्ड ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया कि आपने ब्याज चुका है। आपके लेंडर ने, सॉरी लैंडलॉर्ड नहीं, लेंडर ने, जिसने आपको पैसा उधार दिया, उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप ब्याज चुका है। अगर ये 3 कंडीशन है, घर 1/4/99 के बदला बाद चालू हुआ, बाद 5 साल में घर बन के खत्म हो गया और आपको लेंडर ने सर्टिफिकेट दिया। लास्ट वाला कंडीशन इतने काम का नहीं है, या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये पहली 2 कंडीशन काम की,
क्या घर 5 साल में बन के रेडी हुआ? हाँ सर। क्या घर बनना चालू हुआ था 1499 से या 1499 के बाद से? हाँ सर। तो आपको हाईएस्ट 2 लाख की छूट मिलेगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग है तो आपको हाईएस्ट 30,000 की छूट। अगर ये घर सेल्फ ऑक्युपाइड क्लियर हो, आप अपने रहने के लिए बना रहे तो, अगर आप भाड़े में देने के लिए बना रहे हो तो ये वाला तरीके से जितना ब्याज है पूरी पूरी छूट मिलेगी। तो गाइस आते हैं चैप्टर के आखिरी पार्ट पे। हमने 2 टाइप का केस पढ़ लिया, लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर घर लेट आउट या सेल्फ ऑक्युपाइड के अलावा अदर कोई कैटेगरी में हो, मतलब प्रॉपर्टी नॉट ऑक्युपाइड, खाली पड़ा है, आप नहीं रह पा रहे, तो सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह सब बनेगा। अगर आप नहीं रह पा रहे हो इसलिए क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए कहीं और रह रहे, आपका बिजनेस या जॉब कहीं और है, इसके कारण आपको कहीं और रहना पड़ रहा है और आपका घर खाली पड़ा है, आप उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान के डिडक्शन ले रहे। इफ नॉट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए नहीं, ऐसे अपनी मर्जी से होगा खाली पड़ा, आप कोई और घर में रह रहे हो, तो भैया लेट आउट की तरह टैक्सेबल कर दो। अगला क्राइटेरिया डीम टू बी लेट आउट। अगर मेरा एक से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, मैं कभी इसमें रहता हूँ कभी इसमें रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मतलब एक से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो फिर मेरे को लेट आउट की तरह टैक्स देना पड़ेगा, मेरे को लेट आउट की तरह टैक्स देना पड़ेगा, मतलब डीम टू बी लेट आउट मान लेना पड़ेगा उसको। बस खाली एक चेंज हो जाएगा, आपका आरईआर आपका जीएबी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एआरआर तो होगा नहीं, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल तो कोई फिगर होगा नहीं। आप 2-3 घर आपका, आप एक घर में रह रहे हो, बाकी 1-2 घर आप खरीद अपने सेम शहर में, तो फिर यानी एक से ज्यादा घर आपका अगर सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा रहे हो आप, तो उसको लेट आउट की तरह टैक्सेबल करो। बाकी सारा कैलकुलेशन सेम होगा, पूरा लेट आउट का फॉर्मेट होगा, डिडक्शंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, म्युनिसिपल टैक्स होगा, सब कुछ माइनस होगा। बस जीएडी क्या हो जाएगा? आरईआर, क्योंकि एआरआर स्पेशल में होगा ही। थर्ड केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। 2 केस है, एरिया वाइज या टाइम वाइज। अगर मैं ऊपर वाले माले में रह रहा हूँ, नीचे वाला माला भाड़े पे देके रखा है, 4 रूम का घर है, 3 रूम में घूम रहा हूँ, 1 रूम रेंट पे देके रखा है, भाड़ा वसूल कर रहा हूँ, मतलब एरिया वाइज थोड़ा एरिया में मैं रह रहा हूँ, थोड़ा एरिया भाड़े पे, थोड़ा एरिया सेल्फ ऑक्युपाइड है, थोड़ा एरिया लेट आउट है। तब क्या होगा? घर को 2 सेपरेट घर मानिए, दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन कीजिए, एक को लेट आउट की तरह, एक को सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह। एरिया को 2 घर मान लीजिए, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट घर है, आप 600 स्क्वायर फीट में मैं रहता हूँ, 400 स्क्वायर फीट किराए पे दे रखा है, तो 6:4 का रेशियो हो गया। मैं 2 घर मान लूंगा इसको, एक को पूरा डीम टू लेट आउट, एक को पूरा लेट आउट की तरह सॉल्व करूंगा, एक को पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह सॉल्व करूंगा। एक एक्स्ट्रा बात याद रख लेना, तब फिर म्युनिसिपल टैक्स हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो या म्युनिसिपल टैक्स हो, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ये सब प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। जीएमबी हो, एसआर हो, एआर हो, सब प्रोपोर्शनेटली बांट के सॉल्व करना, मतलब 6:4 के रेशियो में सब फिगर को बांट लेंगे और फिर 2 अलग-अलग सम्स की तरह सॉल्व करना। अगर टाइम वाइज मैंने बांट के रखा है, 9 महीना मैं रहा, 3 महीने किराए पर आ गए, 6 महीना मैं रहा, 6 महीने किराए पर आ गए, 8 महीना मैं रहा, 4 महीने किराए पर आ गए, 4 महीना मैं रहा, 8 महीने किराए पर आ गए, यानी टाइम वाइज साल में कुछ पीरियड सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ पीरियड लेट आउट है, तब क्या होगा? इसको पूरा लेट आउट की तरह सॉल्व करें, कोई सेपरेट करने की जरूरत नहीं, पूरा लेट आउट की तरह सॉल्व, सब प्रैक्टिस करेंगे इसको। आता हूं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। कोई पुराना महीना का बकाया किराया आपको अब मिले, कुछ किराया बाकी था वो अब मिल रहा है, अनरियलाइज्ड रेंट। और अरियर रेंट मतलब आप अपने बार-बार अपने किराएदार को मिलकर भाड़ा बढ़ाओ, वो बढ़ा नहीं जाता, अब आप लोगों की डील फाइनल हुई है और कहा गया पिछला साल का भी 3 महीने का किराया बढ़ा के मिलेगा, पुराना किराया भी बढ़ के मिलेगा, वो हो गया अरियर रेंट। अरियर रेंट मतलब पहले वो रेंट नहीं था, लेकिन अब बात हो रही है कि उस पीरियड का भी रेंट एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे। और अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बाकी था, आपने दिया नहीं था उस महीने का किराया, वो अब दे रहे। कोई भी केस आपको फर्क नहीं पड़ता, यूआर हो या एआर हो, अनरियलाइज्ड रेंट हो या एरियर रेंट, आपको फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव, जिस ईयर पैसा मिले टैक्स दे, लेकिन 30% माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन उस साल ले लिया था, आपने म्युनिसिपल टैक्स का माइनस उसी साल कर लिया था, तो और कोई छूट नहीं मिलेगा। नो अदर डिडक्शन, नो अदर डिडक्शन।
पर आपको जितना अनरियलाइज्ड रेंट या एरिया रेंट मिला है उसका 30% माइनस करके बाद बाकी को टैक्सेबल करो। यानी फॉर्मूला क्या बन रहा है, अनरियलाइज्ड रेंट या एरिया रेंट इंटू 70% टैक्सेबल हो जाएगा, 30% छूट मिल जाएगा। तो जो फिगर हो उसका 70% निकाल के ऐड बैक करो। सर कहाँ ऐड करें, आपका पूरा फॉर्मेट सॉल्व होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, उसके नीचे वापस से लिखिएगा अर्लियर रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट, ब्रैकेट में फिगर इंटू 70%, जो फिगर है वो निकालिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आपका टोटल आया था उसमें ऐड कर दीजिएगा और फिर फिगर को टोटल करके दोबारा लिखिए, फाइनल इनकम या नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करके सम्स को खत्म करो। तो गाइस ये था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का पूरा नोट्स का डिस्कशन। इसी को हम लोग सम्स में भी करेंगे, पहले वीडियो को गो थ्रू